सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का विषय आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक और मुंबई पुलिस इस आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है, वहीं सुशांत सिंह के पिता कृष्ण सिंह राजपूत ने बिहार पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरण का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। यही आज का हमारा टॉपिक है। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लॉ पॉइंट पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहला है आत्महत्या, दूसरा है दुष्प्रेरण। हम स्टार्ट करते हैं आत्महत्या से। आत्महत्या है क्या? ये है क्या आत्महत्या? इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 45 हमें डेफिनेशन देता है जीवन की, 46 सेक्शन हमें डेफिनेशन देता है मृत्यु की, परंतु आत्महत्या की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इंडियन पेनल कोड के अंदर नहीं दी गई है। तो आत्महत्या का हम जो सामान्य अर्थ ले लेते हैं वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की हानि स्वयं कर देता है तो हम उसे आत्महत्या मान लेते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड, जो इसका मेन शब्द है हमारे आज के टॉपिक का, वो है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या है? कोई व्यक्ति किन कारणों से आत्महत्या कर रहा है, क्या उसके पीछे कोई व्यक्ति उसे निरंतर इंटेंशनली उकसा रहा है, वो आता है दुष्प्रेरण के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन पेनल कोड में दुष्प्रेरण को किन किन धाराओं में किस किस प्रकार से उसकी चर्चा की हुई है। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन नंबर 107 और फिर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 108 पर। सेक्शन नंबर 107 हमें बताता है दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरण के और यह किस प्रकार से हो सकता है। दुष्प्रेरण हेतु 3 बातें सेक्शन 107 हमें बताता है। नंबर 1, दुष्प्रेरण हो जाता है उकसाने पर। नंबर 2 हो जाता है षड्यंत्र द्वारा। नंबर 3 है इसका साक्ष्य सहायता करके। हम इसे सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कहता है कि उसको इंटेंशनली ये कहता है कि उस सामने वाले व्यक्ति के पत्थर मारा, तो वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति इंटेंशनली एक व्यक्ति को उकसा रहा है कोई गलत कार्य करने के लिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो दुष्प्रेरण में आ जाती हैं। षड्यंत्र, यदि कोई कुछ मिलकर हम किसी के खिलाफ प्लानिंग कर लेते हैं किसी को हानि पहुंचाने की, तो वो षड्यंत्र में आ जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने के लिए वेपन ला के दे देता है, तो वो आ जाता है साक्ष्य सहायता के अंदर। सेक्शन नंबर 108 की यदि हम बात करें तो सेक्शन नंबर 108 हमें बताता है दुष्प्रेरक कौन है। दुष्प्रेरक कौन है? ठीक है, ये अबेटमेंट हो गया। अबेटमेंट के 3 तरीके हो गए। अब अबेटमेंट करने वाला कौन है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके किसी कृत्य के द्वारा कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कारित कर देता है जिसे हम अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं, तो वो दुष्प्रेरक के रूप में आ जाता है, उसको हम दुष्प्रेरक कहेंगे। इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि यदि A B से कहता है कि C की हत्या कर दो, C की हत्या कर दो, और B क्या कर देता है? मना कर देता है उसके लिए, तो इसमें दुष्प्रेरक कौन हुआ? इसमें दुष्प्रेरक A हुआ, क्योंकि B ने वो गलत कार्य करने से मना कर दिया। अब इसी का ही हम सेकंड एग्जांपल ये समझते हैं कि यदि A B से कहता है कि C की हत्या कर दो, B प्रयास भी करता है। इस बार हम मान लेते हैं कि B ने प्रयास किया, परंतु C जो है उसकी हत्या नहीं हो पाई, वो किसी तरीके से बच गया। तो इस परिस्थिति में A और B दोनों दोषी माने जाएंगे, ना कि केवल A को दोषी माना जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि B जो है, B मान लेते हैं
एक 7 साल से छोटा बच्चा है या कोई पागल है जिसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके और वह अपराध कारित कर देता है। ए बी से कहता है, बी कौन है? शिशु है, लेस देन 7 ईयर है उसकी एज, या वो पागल है या मानसिक रोगी है। और यदि उस व्यक्ति को ए उकसा देता है सी की हत्या करने के लिए और यह अपराध कारित भी हो जाता है, इस स्थिति में भी बी को दोषी नहीं माना जाता। यह एक अपवाद की स्थिति है। इस स्थिति में भी ए को ही दोषी, दुष्प्रेरण का दोषी माना जाता है। और इसमें जो सजा का प्रावधान होता है वह उसी अपराध की सजा मिलेगी जो अपराध इस दुष्प्रेरण के द्वारा कारित कर दिया गया है। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल और इसमें समझ लेते हैं कि ए बी से कहता है कि सी के पास जो संपत्ति है वो मेरी है। ए बी से कहता है कि सी के पास जो संपत्ति है वो मेरी है और बी यह विश्वास कर कि ए सच बोल रहा है, सी के पास जो संपत्ति है वह लाकर ए को दे देता है, यह बिना जाने कि ए झूठ बोल रहा है, ए पर विश्वास कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी दुष्प्रेरण का दोषी ए को ही माना जाएगा। अब जब हम ये समझ चुके हैं दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरण करने वाला कौन है, अब हम अपने सेक्शन पूरे पे चलेंगे, इसको पूरे टॉपिक को समझेंगे। आत्महत्या का दुष्प्रेरण क्या चीज़ है। जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकार से उकसा देता है कि वह अपने जीवन की हानि करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हम कहते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसकी जो व्याख्या की गई है आत्महत्या के दुष्प्रेरण की, वो की गई है सेक्शन 306 के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 306 की। सेक्शन 306 हमें ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरक है तो उसे भी किसी भी भांति के कारावास से 10 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। तो सेक्शन 306 के अंदर 2 सजाएं हैं, 10 वर्ष तक की सजा है, 10 वर्ष तक का कारावास और प्लस क्या है, इसके अंदर जुर्माना है यदि उस व्यक्ति को दुष्प्रेरण का दोषी मान लिया जाता है और उस दुष्प्रेरण के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हम इसके अंदर उच्चतम न्यायालय, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन का जिक्र करना चाहेंगे जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में दुष्प्रेरण हो सकता है और किन में नहीं हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उच्चतम न्यायालय ने एक वर्डिक्ट आया उच्चतम न्यायालय का, रमेश कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें क्या हुआ कि जो मृतका थी उसका अपने पति से हर रोज झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन भी मृतका का अपने पति से झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान पति ने आवेश में आकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो। तो इस बात से आहत होते हुए पत्नी ने भावावेश में आकर आत्महत्या कर ली, अपने पर तेल छिड़ककर आग लगाकर अपना जीवन को समाप्त कर दिया। तो लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भावावेश में कहे गए शब्द जिसमें परिणाम को जाने बिना कहा गया हो, जिसमें इंटेंशन ना हो, उसमें पति की इंटेंशन नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कार्य करे, तो उसे दुष्प्रेरण का दोषी नहीं माना जाएगा और इसमें पति को दुष्प्रेरण के आरोप से पूर्ण तरह मुक्त कर दिया। एक अन्य उदाहरण अब हम ले लेते हैं जो है शांति रामकृष्ण बनाम शांति श्री। रामकृष्ण बनाम, इस केस में भी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय में यह क्लियर किया कि भावावेश या क्रोध में आए हुए कुछ जो शब्द हैं उनको आत्महत्या हेतु उकसाने का दोषी नहीं माना जाएगा। तो
इसके दौरान भी जो अभियुक्त था उसे दुष्प्रेरण का दोषी ना मानते हुए दोष मुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भावावेश में आकर यदि स्त्री ने आत्महत्या कर ली है तो उसमें पति को इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका मतलब है कि धारा 306 में जब तक दुष्प्रेरण साबित नहीं होगा तब तक धारा 306 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा मेन। आपको हमने 3 मुख्य धाराओं के बारे में जानकारी दी, धारा 306, धारा 107, धारा 108। धारा 306 जब हमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताती है, 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है और 108 दुष्प्रेरक के बारे में सूचना देती है हमें। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी अगली एक नए लॉ के टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।